नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2018 में। LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान LDC का 2018 में, उसके क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की हम बात करने वाले हैं जो 12 अगस्त 2018 को आपका पेपर हुआ था। इसके जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन साइंस के क्वेश्चनों को मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बड़ा शानदार होगा, बड़ा दमदार होगा, अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग सारी वीडियो करवाए जाते हैं। लगभग सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी आप यहाँ पर आपको करवाई जाती है। दोस्तों ये जो सीरीज़ में चला रहा हूँ ये खास तौर से पटवारी के लिए चला रहा हूँ। किसके लिए? पटवारी के लिए, क्योंकि जनवरी के अंदर पटवारी का एग्जाम होना है और जनवरी में जो पटवारी का एग्जाम होगा उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो प्रीवियस ईयर की है। तो प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारी अलग अलग एग्जाम में राजस्थान के अंदर पूछे गए हैं और उनका पेपर का डिस्कशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं LDC 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों वो 41 से लेके 60 तक पूछे, 1 से लेके 43 तक, 1 से लेके 43 तक टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 43 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, क्योंकि आपके लिए मेहनत बड़ी करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा साथ कम देते हो। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों तक आप शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मेरी जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है उसको भी आप अपना प्यार देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो मनोज सर है, मनोज सर की जो क्लास चल रही है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी पीछे राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मनोज सर की क्लास में ऐसे आए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं LDC के पेपर के साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। हाँ, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा साहब पहला क्वेश्चन आपका। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपस्थानिक मूल हो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां हो, शीर्षस्थ कलिका हो, अपस्थानिक मूल हो, उसको हम बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। राइजोम इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं राइजोम की जो अच्छे से ध्यान रखनी है। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा टाइट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दूसरे क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं वो क्या कहलाते हैं? जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं उनको क्या कहा जाता है उनको? यानी ऐसे जीन जो विपरीत लक्षणों का क्या करते हैं? संकेत देते हैं। जो विपरीत लक्षणों का संकेत देते हैं उनको कहा जाता है अलील। क्या कहा जाता है? उनको अलील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जीन जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं उनको कहते हैं अलील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगला आपका तीसरा क्वेश्चन है कि मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि के ऊपर आधारित है? मानव जाति के अंदर जो लिंग निर्धारण है वो किस विधि के ऊपर आधारित है? तो मैं आपको बता दूं, मानव जाति में जो लिंग निर्धारण है दोस्तों वो XX और XY विधि के ऊपर निर्धारित है। जैसे आपको पता भी होगा कि एक होता है नर, एक होती है मादा। नर के अंदर आपके XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा के अंदर XX पाए जाते हैं। यदि XX आपस में मिलेंगे तो XX से क्या बनेगा? नर बनेगा, और YX अगर आपस में मिलते तो क्या बनेगा? नर बनेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से XY और XX जो गुणसूत्र हैं इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं मानव जाति के अंदर।
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, XX और XY। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जो खाद्य श्रृंखला होती है वो हमेशा प्रकाश संश्लेषण से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से क्यों स्टार्ट होती है? देखिए, मान लो ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आएगा पौधों में। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या करेंगे? भोजन करेंगे। जब पौधे भोजन करेंगे तो पौधों को कौन खाएगा? मान लो कोई जीव खाएगा, उस जीव को दूसरा जीव खाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला आपस में इस प्रकार से बनी रहती है, ये खाद्य श्रृंखला। तो सबसे प्रमुख और सर्वप्रथम जो आपका मतलब पदार्थ होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये मान सकते हो कि कोई भी खाद्य श्रृंखला होती है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि RH रोग के क्या लक्षण हैं? RH रोग के क्या लक्षण है? ध्यान रखना, RH रोग की अगर हम बात करते हैं तो RH रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग भी कहा जाता है। गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग भी कहा जाता है। अब ये गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग होता क्यों है दोस्तों? ये RH फैक्टर के कारण होता है। किसके कारण होता है? RH फैक्टर के कारण। ठीक है ना, RH फैक्टर के कारण होता है। यानी किसी भी माता के गर्भ में RH धनात्मक वाला शिशु यानी कोई माता है, कोई लेडीज है, इस लेडीज का रक्त तो RH माइनस प्रकार का है और इसके गर्भ में बच्चा RH प्लस प्रकार का है, तो इस बच्चे के रोग हो जाता है। उस रोग को बोलते हैं RH रोग या फिर गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग। तो उसमें होता क्या है? उस बच्चे की हृदय की गति तेज होगी, ऊर्जा की उसके अंदर कमी होगी और उसका पेट क्या होगा? बड़ा होगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो RH रोग से प्रभावित जो बच्चा होता है उसकी हृदय की गति तेज होती है, उसके अंदर ऊर्जा की कमी होती है, उसका पेट बड़ा होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे दोस्त, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि DNA अणु के दोनों सूत्र, DNA अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? यानी जो DNA के जो अणु के जो दोनों सूत्र होते हैं, ये इस साइड वाला सूत्र और इस साइड वाला सूत्र, वो नाइट्रोजनिक क्षारकों से जुड़े होते हैं। वो नाइट्रोजनिक क्षारकों से जुड़े होते हैं तो वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? वो बंध का नाम आपको पूछा है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजनिक क्षारक और DNA के बीच में जो बंध पाया जाता है उस बंध का नाम है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध। ध्यान रखना, किसी भी DNA और नाइट्रोजनिक क्षारक के मध्य जो बंध होता है उस बंध का नाम होता है हाइड्रोजन बंध। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DNA अणु में कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं? कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, एडिनोनिन या फिर एडिनाइन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका साइटोसिन ठीक है। तीसरा आपका होता है मेरे दोस्तों ग्वानिन, और चौथा आपका होता है थायमिन। ये क्या होते हैं? आपके 4 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं जो DNA के साथ जुड़े रहते हैं। और किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन दोस्तों पर्यावरण विज्ञान में किया जाता है, और पर्यावरण विज्ञान को पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन या फिर पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, वर्गीकी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों वर्गीकी के अंदर वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण का अध्ययन। अच्छा, वर्गीकरण क्या होता है? आपने देखा होगा जो भी जंतु होते हैं
जो भी पौधे होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे जंतु ऑर्थोपोडा संघ के जीव हो गया, ये मोलस्का संघ का जीव हो गया। पौधों की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रायोफाइटा हो गया, ये थैलोफाइटा हो गया। इस प्रकार से ये जो वर्गीकरण होता है, इस वर्गीकरण का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? वर्गीकी के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? वर्गीकी के अंदर। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक वर्गीका का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीका का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जो वर्गीकरण किया है जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, वो किसने किया है मेरे दोस्तों? तो वो किया है कैरोलस लिनियस ने। किसने किया है? कैरोलस लिनियस ने किया है। कैरोलस लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण किया है, इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीका का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पर हम आनुवंशिकी की अगर बात करते हैं तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स में आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन होता है। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन होता है। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किसके अंदर होता है? इस जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकी के अंदर होता है। और दोस्तों ये जो आनुवंशिकी या फिर जो जेनेटिक्स होती है, आनुवंशिकी या फिर जो जेनेटिक्स होती है वो आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करवाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं आकारिकी के बारे में। किसके बारे में? आकारिकी के बारे में बात करते हैं, डी के बारे में, ऑप्शन नंबर डी के बारे में। आकारिकी को कहा जाता है मार्फोलॉजी, इसको मार्फोलॉजी भी बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या होता है? इस मार्फोलॉजी के अंदर या फिर आकारिकी के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं उसके आकार और रचना का अध्ययन किया जाता है। उसके आकार व रचना का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? मार्फोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो आपका आकारिकी के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहा जाता है? शरीर के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, शरीर के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की जो कमी होती है उसको कहा जाता है एनीमिया। यानी लाल रुधिर कणिकाओं की अगर कमी हो जाएगी तो हम क्या बोल देंगे? खून की कमी होना। और खून की कमी होने को हम एनीमिया भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी, सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। किसी भी जीव के शरीर में लाल रुधिर यानी आरबीसी की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर ग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? ग्लाइसीमिया का मतलब है मेरे दोस्तों ग्लूकोज की कमी होना। ग्लूकोज की कमी होना, ग्लूकोज की कमी होना ग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है। अच्छा, लिपिडीमिया क्या होता है? लिपिडीमिया यानी वसा की कमी होना या फिर वसा से उत्पन्न फैट, वसा से उत्पन्न मोटापा, वसा से उत्पन्न मोटापा भी बोल सकते हैं लिपिडीमिया को, है ना, जिसको लिपिड फैट बोलते हैं। और दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब होता है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एनीमिया आरबीसी की कमी को कहा जाता है। ग्लाइसीमिया ग्लूकोज की कमी को कहा जाता है। और लिपिडीमिया वसा की कमी या फिर वसा से उत्पन्न मोटापे को भी क्या कहा जाता है? लिपिडीमिया कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। यानी कहने का मतलब वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, कौन सा मॉडल था वो? द्विकुंडलित मॉडल था। द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। वो कब किया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तावित किया था। वो द्विकुंडलित मॉडल कब प्रस्तावित किया था, कब सामने हमारे प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना 1953 में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक गहरे रंग के रवाहीन का मतलब होता है डार्क कलर्ड। ठीक है। गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा गहरे रंग का पदार्थ
जो सूक्ष्म क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है, यानी जो सूक्ष्म जैविक क्रिया को होने नहीं देता और उसका अपघटन भी बहुत कम होता है, उसका अपघटन भी बहुत कम गति से होता है, उसको कहा जाता है ह्यूमस। क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी ऐसा गहरा पदार्थ, ऐसा गहरे रंग का पदार्थ जो सूक्ष्म जैविक क्रिया यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो किसी भी पदार्थ को काट करके उसको रेत में बदल देते हैं, उसको खाद में बदल देते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जैविक क्रिया। तो ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है और उसका अपघटन भी बहुत धीमी गति से चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जीएमओ क्या है? जीएमओ क्या है? यानी जीएमओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। तो दोस्तों जीएमओ की फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कहने का मतलब आनुवंशिक रूपांतरित जीव। आनुवंशिक रूपांतरित जीव, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आनुवंशिक रूपांतरित जीव का मतलब क्या होता है? यानी जो आपने सुना होगा आनुवंशिकी विज्ञान के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा किसी भी जीव के ऐसे अंग को निकाल दिया जाता है जो उसके शरीर में काम नहीं कर पाता और उसकी जगह किसी अच्छे मतलब किस्म के ऑर्गन को, अच्छे किस्म के मतलब किसी अंग को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव अभियांत्रिकी या फिर आनुवंशिक रूपांतरित जीव भी उसको बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा किस्म का ऑर्गन तैयार कर लेना जो अच्छा उत्पादन दे या फिर अच्छा शरीर में काम करे। उत्पादन का मतलब पेड़ पौधों की बात की है मैंने। ठीक है, तो आनुवंशिक रूपांतरित जीव यानी जीएमओ की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर जीन वगैरह का मॉडिफाइड बहुत अच्छे से किया होता है, यानी बहुत अच्छे से मॉडिफाई किए होते हैं जीन, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चलिए बात करते हैं मेरे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों टाइफाइड जो रोग है ना, टाइफाइड रोग, वो जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा? तो ध्यान रखना, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी नाम का जो जीवाणु होता है उससे आपका टाइफाइड फैलता है। अच्छा, पोलियो किससे फैलता है? पोलियो आपका वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से। फाइलेरियासिस को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों हाथी पांव। इसका दूसरा नाम हाथी पांव भी है, हाथी पांव। ये मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छर के काटने से। और दोस्तों हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ये क्या है? आनुवंशिक रोग। और दोस्तों इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, शाही रोग, क्योंकि सबसे पहले इस रोग की खोज रानी विक्टोरिया के शरीर में हुई थी और रानी विक्टोरिया के परिवार को शाही परिवार कहा जाता था, इसलिए इस रोग का नाम भी क्या पड़ गया? हीमोफीलिया का शाही रोग नाम इसका पड़ गया। तो हीमोफीलिया का आनुवंशिक रोग है। फाइलेरियासिस हाथी पांव भी कहा जाता है। टाइफाइड आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपका क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। और दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था। इंसुलिन हार्मोन की जो खोज की थी वो बेंटिंग और बेस्ट नाम के व्यक्तियों ने की थी। बेंटिंग व बेस्ट, बेंटिंग और बेस्ट नाम के 2 व्यक्ति थे। इन्होंने क्या की थी? इस इंसुलिन की खोज की थी। और इस इंसुलिन की खोज किसके अंदर की थी? कुत्ते के अंदर की थी। किसके अंदर की थी? कुत्ते के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपका रोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग। और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इसको संकटकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकटकालीन या फिर आपातकालीन हार्मोन।
संकटकालीन या फिर आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? इस एड्रिनलिन हार्मोन को जाना जाता है, क्योंकि ये संकटकालीन परिस्थितियों में हमें तैयार करने का काम करता है, हमें प्रिपेयर करने का काम करता है एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की। चलिए ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन कि किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? सूर्य ऊर्जा किसके द्वारा सबसे ज्यादा ग्रहण की जाती है? तो सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा ग्रहण कौन करते हैं? तो दोस्तों शैवाल करते हैं। आपके दिमाग में उत्तर बी गया होगा, लेकिन उत्तर बी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शैवाल। शैवाल सबसे अधिक ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा को सबसे अधिक ग्रहण कौन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ध्यान रखना, शैवाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें नया पदार्थ बने, जिसमें नया पदार्थ बने उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जिसमें नया पदार्थ न बने उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जिसमें नया पदार्थ न बने उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। देखो कागज का फटना, अगर कागज फट जाएगा तो बताइए कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा। उसका रासायनिक संगठन तो वही रहेगा कागज का। मान लो किसी कागज को आप फाड़ के देखो तो उसका संगठन थोड़ी बदल जाएगा। उसके अंदर मान लो पहले नाइट्रोजन थी, अब उसके अंदर ऑक्सीजन थोड़ी हो जाएगी, वो तो नाइट्रोजन की नाइट्रोजन रहेगी। तो ये भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार से पेड़ को काटना, पेड़ को काट देंगे वो भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पेड़ काटने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पेड़ काटने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो पेड़ काटना भी क्या एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और दोस्तों जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना, अब आपके दिमाग में आया होगा कि जल से बर्फ बन जाती है तो बर्फ तो एक नया पदार्थ होता है। नहीं मेरे दोस्तों, वो एक प्रकार का रूप होता है, नए की पदार्थ। जल का रूप है बर्फ। ठीक है, बर्फ को वापस हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वापस पदार्थ नहीं बन पाता है, भौतिक परिवर्तन में वापस पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि स्टार्च आयोडाइड पत्र का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च आयोडाइड पत्र का प्रयोग कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? स्टार्च और आयोडाइड पत्र का जो उपयोग है मेरे दोस्तों, वो ऑक्सीकारक का ज्ञान लेने के लिए, इसका ज्ञान लेने के लिए, ऑक्सीकारक का ज्ञान लेने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकारक का ज्ञान लेने के लिए, ऑक्सीकारक का ज्ञान लेने के लिए स्टार्च और आयोडाइड पत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना बड़े अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। अगर हम चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूधिया। उसका कलर कैसा हो जाएगा? दूध के जैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा चूने का पानी, अगर हम CO2 प्रवाहित करते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। तो ये बातें बिल्कुल सिंपल याद रखना है आपको। चूने का जो पानी होता है, चूने का पानी, उस चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें हम क्या कर देते हैं? उत्प्रेरक उत्पन्न में काम में ले लेते हैं, उत्प्रेरक काम में ले लेते हैं, तो अभिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है? या तो उत्प्रेरक जो होता है ना, उत्प्रेरक वो या तो क्या करता है? अभिक्रिया की गति तेज करता है, अभिक्रिया की गति तेज करता है, या फिर क्या करता है? कम करता है। या तो गति तेज करेगा या फिर क्या करेगा? कम करेगा। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया की
अभिक्रिया की ऊर्जा को रूपांतरित करता है, अभिक्रिया की गति को रूपांतरित करता है। कहने का मतलब उत्पाद की मात्रा को प्रभावित नहीं करता, ये भी नहीं हो सकता, यानी उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है नहीं होती, ये बात गलत है। तीसरा दे रखा है सबट्रैक्ट की मात्रा प्रभावित होती है नहीं होती है मेरे दोस्तों, अभिकारक की मात्रा भी नहीं होती है। अभिकारक की तापीय धारिता प्रभावित होती है, ताप नहीं होता है मतलब प्रभावित, ताप प्रभावित नहीं होता है, ताप जितना होगा उतना ही होगा, लेकिन सक्रियण की ऊर्जा प्रभावित होती है। सक्रियण यानी क्रिया की जो ऊर्जा होती है ना उसमें मतलब परिवर्तन आ जाता है, वो क्या तो तेज हो जाती है ऊर्जा मिलने पर अभिक्रिया, या फिर क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान हेबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, अमोनिया का। हेबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है और टूटता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम है विशोषण प्रक्रिया। विशोषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अमोनिया और लोहे के बीच का बंध कमजोर पड़ता है और टूट जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब हम हेबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं, जब अमोनिया और लोहे के बीच में ये जो बंध होता है, ये बंध कमजोर पड़ता है ना, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है विशोषण क्रिया। क्या कहा जाता है, विशोषण प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये एक परिभाषा है दोस्तों, ध्यान रखना आपको अच्छे से कि हेबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे यानी Fe जो है ना उसकी सतह के बीच में जो बंध है वो कमजोर पड़ता है और आप बाद में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है विशोषण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। यानी हम किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं का आकार बढ़ता है। धातुओं का आकार बढ़ता क्यों है दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। किसकी संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और कोषों की संख्या में वृद्धि होने से धातुओं का क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने से धातुओं का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण धातुओं का आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, टोटल इसके अंदर 43 क्वेश्चन हैं। मैं आज आपको 20 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, इसके आगे के जो 23 क्वेश्चन बचे वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 20 क्वेश्चन अच्छे से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों मेरी जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है उसको भी अपना प्यार दीजिए, उसको भी अच्छे से आप मतलब अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उसमें भी अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।